अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया की यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। यूजी सेकंड सेमेस्टर बैच 2022 यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, तो उनका जो सिलेबस है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का, तो यूजी सेकंड सेमेस्टर आज हम शुरू करेंगे। जैसा दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर आपका था, जिसका आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम में आप अपीयर हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज से ही आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हम ये लेक्चर सीरीज एज सून एज पॉसिबल शुरू करें ताकि वक्त पे जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आप जानते हैं कि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में हमें बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, हमने कुछ ही लेक्चर अपलोड किए थे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे लेक्चर्स यहां पे अपलोड करें। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और एज सून एज पॉसिबल जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन तक ये पहुंचा दे ताकि हमारी चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपका वेलकम करते हैं। बहुत कम अरसे के अंदर हमने 13K का जो है टारगेट अचीव किया है और विद इन डेज हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि 20K भी कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए हमने आज से ये सीरीज शुरू की है ताकि जो आपके मसाइल है उनका हम हल करें। आप जानते हैं कि ये चैनल जो है वाहिद एजुकेशन चैनल पूरी वैली के अंदर है जो आपको इतने लेक्चर्स प्रोवाइड करती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा आप जानते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी चीजें बताई गई है वो इस यूजी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो इंडियन पॉलिटी आती है लक्ष्मीकांत की, वो एक बेस्ट बुक है जिसको आप लाएं और वहां से आप प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि टेक्स्ट बुक का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने भी एक बुक इसके लिए लिखी है, पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजी सेकंड सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी बाय राकिब मोहम्मद जिया, उसको भी आप लाए तो वो भी आपको काफी हेल्प करेगी। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हम डिफाइन करेंगे टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इट इज द मोस्ट लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन का एजाज जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मिला है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम संविधान भी कहते हैं, आईन भी कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बुक ऑफ लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपली मतलब अगर हम जानेंगे लेमेन्स लैंग्वेज, वो है बुक ऑफ लॉज। सो व्हाट इज द बुक ऑफ लॉज? दिस इज द बुक ऑफ लॉज फॉर अ स्टेट, फॉर अ कंट्री। So that is why constitution is a set of fundamental principles। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो एक गवर्नमेंट को, एक स्टेट को, एक एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करने होते हैं। बिकॉज अगर आपने सुना होगा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ होता है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू द विश और ए डिजायर ऑफ ए रूलर। दोस्तों आप जानते हैं कि 1947 से पहले या उससे पहले अगर हम जाएंगे मोनार्की सिस्टम, जब यहां पे मुगल डायनास्टी हुआ करती थी, तो उस जमाने में क्या होता था? किंग वाज अल्टीमेट अथॉरिटी। तो किंग जो कहता था वही कानून बनता था, किंग जो चाहता था वही कानून बनता था, और जिस तरह से वो चाहता था अपनी स्टेट को गवर्न करता था, रूल करता था। But as far as democracy is concerned, democracy is a government of the people, by the people, for the people। तो यहां पर लोगों की बात होती है, रूलर्स की मर्जी नहीं चलती। That is why we follow the rule of law। कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो हमारे रूलर्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उनको भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना होता है, और रूल ऑफ लॉ ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। Then constitution set some limits on what a government can impose on its citizens। Constitution ने एक लिमिट कर दिया, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी रूलर्स के ऊपर कि वो अपने सिटीजन्स के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यानी कौन सा कानून बना सकते हैं, कौन से रूल्स बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिमिट कर दिया, एक लकीर खींच दी।
क्योंकि इससे पहले जैसे आपको पहले बोला कि जो पास्ट टाइम में रूलर्स होते थे वो अपनी मर्जी से हुकूमत करते थे, जो उनकी मर्जी होती थी वही करते थे। लाइक हम अकबर की बात करें तो उसकी मर्जी हुई, दीन इलाही बना दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अकबर से कहे कि आपने ये क्या कर दिया। या इसी तरह वो कौन से टैक्सेस, कितने टैक्सेस इंपोज करते थे लोगों के ऊपर, तो उनकी अपनी मर्जी होती थी, क्योंकि उस जमाने में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती थी। बट प्रेजेंट टाइम में इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया के पास अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। न सिर्फ इंडिया के पास बल्कि दुनिया में जितनी भी सॉवरियन इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनके पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अपनी कंट्री के लोगों को गवर्न करते हैं, रूल करते हैं। Then Constitution tells us what is the relationship between state and its citizens। कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बात होती है, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया जाता है कि रिलेशनशिप क्या है, एक रिश्ता क्या है एक सिटीजन और एक स्टेट के दरमियान, रूलर और जो सब्जेक्ट्स है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कहा जाता है कि जो सिटीजन है उनको वो कौन से राइट्स एंजॉय कर सकते हैं और स्टेट जो है स्टेट कौन से कानून बना सकती है। एंड ऑल्सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है लाइक लेजिस्लेचर जिसको पार्लियामेंट कहते हैं इंडिया में, या एग्जीक्यूटिव की हम बात करें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, ये जो तीन ऑर्गन है, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जुडिशरी क्या करता है, उसका काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई जाती है। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज का नाम होता है। अब इसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पता होगा कि हम 26 जनवरी मनाते हैं, जो भी आने वाला है, तो 26 जनवरी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी ये वो दिन है जब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मिली। उससे पहले इंडिया के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। तो 26 जनवरी 1950 जो डेट है, तो दिस इज वेरी हिस्टोरिकल डेट। 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है जब इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बना, क्योंकि इंडिया के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन आई और तब से लेकर आज तक इंडिया को रूल किया जाता है, गवर्न किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगर बैकग्राउंड में हम जाएंगे, उसके लिए हमें एक लंबी हिस्ट्री पढ़नी है कि कब से इसका ओरिजिन हुआ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, जो हम पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हमने आपको सिंपली ये बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज का नाम होता है। तो इंडिया एक सॉवरियन कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली है, लेकिन उससे पहले ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर काम शुरू कर दिया था, जो खत्म हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद हमें यह कॉन्स्टिट्यूशन मिली। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? एक बुक है, एक क्लॉज है, एक कानून की किताब है, एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स है जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस चीज के अंदर क्या क्या चीज डिफाइन किया गया है। तो यही वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 12 to 35, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि इस फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है कि जो इंडिया के सिटीजन है आजादी के बाद 47 के बाद अब वो इंडिपेंडेंट है, अब वो आजाद है, और इतना ही नहीं बल्कि वो कुछ राइट्स जो है एंजॉय कर सकते हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, like right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural, educational rights, right to constitutional remedies. Then we have fourth, जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं और उसके साथ साथ हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन की हुई है। अगर हम ओरिजिनली देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थी उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया गया, जब ये कंप्लीट हुई 26 जनवरी 1950 को, तो तब क्या होता, इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। लेकिन ये चीजें अब बढ़ती गई, इसमें काफी अमेंडमेंट्स आज तक आई है, मोर देन 100 अमेंडमेंट्स। उसके बाद नए आर्टिकल्स में जोड़ दिए गए हैं, कुछ आर्टिकल्स में डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये चेंजेस अमेंडमेंट्स इस पे आई है। और तो ये सारी चीजें जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमने शुरुआत की है
इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया गया और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी, कैसे बनी, फिर कौन सी मीटिंग हुई, इसका वर्किंग क्या था, इसमें कितना टाइम लगा, वो सारी चीजें हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए हमारी चैनल पे जिसका नाम है राकिब जिया, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, फेसबुक का या व्हाट्सएप का, तो उनको भी ज्वाइन करें ताकि आने वाले लेक्चर्स जो है आपके ग्रुप में आपको मिल जाए। और साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप रेगुलरली इन लेक्चर्स को वॉच करते रहे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।